जी, अस्सलाम वालेकुम वहीद, कैसे हैं आप? जी, ठीक, वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे साथ आज की पॉडकास्ट में मौजूद हैं वहीद अली जोयो। कुछ अपना तारुफ वो खुद कराएँगे, बाद में कुछ तारुफ मैं भी कराऊँगी। तो वहीद बताएँ अपना थोड़ा कुछ तारुफ कराएँ, क्या कहना अ, चाहेंगे? देखिए मेरा तारुफ़ क्या होगा यही है कि मैं जो हूँ वो मेरा ताल्लुक जो है वो अ, यानी मेरी जो पैदाइश है वो सिंध के एक खैरपुर मीर्स के एक स्मॉल टाउन में हुई और फिर मेरी शुरुआती तालीम भी वहीं हुई। उसके बाद फिर मैं कराची आ गया और फिर मैं मुख्तलिफ़ तरह के काम करता रहा और फिर मैं थोड़े अरसे के लिए डेवलपमेंट सेक्टर में भी रहा। और फिर थोड़ा परफॉर्मिंग आर्ट से भी मेरा ताल्लुक रहा, थिएटर वगैरह करते रहे। उसके बाद अब ये है कि हम अपना एक फूड बिज़नेस है हमारा वो करते हैं, तो आजकल उसमें मसरूफ़ होते हैं। सही, अच्छा। थिएटर भी आपने किया है। आप बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं और ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं और बहुत मुश्किल रास्ते आप इख्तियार करते हैं सफ़र करने के और मुख्तलिफ ज़राए भी जो मुझे पता चला कि एम्बुलेंस को आपने एक कैरावन बना लिया और जो मैंने देखा उसको जिस तरह से, तो काफ़ी से ज़्यादा क्रिएटिव हो आप, है ना? क्रिएटिव हाँ, ख़ैर मुझे लगता है सभी लोग क्रिएटिव होते हैं, तो थोड़े बहुत हम भी हैं और आवारागर्दी का शौक जो है वो बचपन से ही था। तो हुँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी आवारागर्दी को मज़ीद बढ़ा सके, उसके पीछे मैं भागता हूँ। उसके साथ-साथ भागता हूँ या उसको लेके हाँ, भागता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, कारवान वग़ैरह जो कमिंग है वो हाँ, कमिंग टू मोर सीरियस इश्यूज़, वही सैलाब जब आया और मुझे ये पता है कि फौरी तौर पे आप और आपकी अहलिया मारिया दोनों जो हैं वो अपने आबाई इलाके आई थिंक खैरपुर में ही आप पहुँचे थे। क्या-क्या आप को मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि वो वक़्त तो वो ऐसा था कि हालात बिल्कुल काबू से बाहर हुए हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल एक तो वो मुश्किल थी ना कि रास्ते जो हैं वो बंद हो रहे थे और लोग हुँ, पहुँच नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि वो मुश्किल से बस बिल्कुल थोड़ा पहले हम चले गए थे। यानी जो वो रास्ते बंद हुए ना इंडस हाईवे और वो नेशनल हाईवे उसके जब हम खैरपुर मीर्स पहुँचे हैं तो उसके नेक्स्ट डे वो हाईवेज़ बंद हुए हैं। हुँ, हुँ। हम बिल्कुल यानी समझें कि सही टाइम पे निकल गए थे तो वो रास्तों वाली मुश्किल हमारी अ, मतलब नहीं हुई। मतलब फिर उसके बाद जो हमारे दोस्त आना चाहते थे या हमें कुछ भेजना चाहते थे, तो रास्ते बंद हो चुके थे। तो वो एक जो शुरू वाली मुश्किल थी वो हमारी हमें वो मुश्किल नहीं हुई लेकिन बाकी के जो चीज़ें हैं वो हमने भी फेस की जो थी वहाँ पे। हाँ, जैसे आपने कहा कि जो दोस्त आना चाहते थे और ज़ाहिर है कि उसमें ये वो भी शामिल होगा कि जो लोग रिलीफ़ का काम करना चाहते थे या इमदादी सामान पहुँचाना चाहते थे, वो भी फँस गए होंगे ना? तो जी, आप जी, जी। तक चीज़ें कैसे पहुँचती थी? आपने अपना काम कैसे जारी रखा? देखें सबसे पहले तो हमारे कुछ दोस्त थे जो कराची में काम कर रहे थे और कुछ इस्लामाबाद में थे। तो इस्लामाबाद की तरफ से जो अगर कोई सामान आना होता था, तो वो तो आ जाता था। यानी इधर अप नॉर्थ की तरफ से या इधर पंजाब, लाहौर की तरफ से। बट जो कराची से था जो कि ज़्यादातर कराची से ही होती थी सप्लाई और मुझे हुँ, लगता है कराची से ही लोग ज़्यादा मदद कर रहे होते थे उधर। तो वो हमारा इनिशियली सामान जो है वो ज़ाहिर है रोड्स पे फँस गया और जिस तरह फँसता है, उसके बाद फिर एक आध सूरत-हाल निकली। एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने उन्होंने जो है वो अप्रोच किया फिर वो जो है एयर बेस से कोई आर्मी का जहाज़ चल रहा था जो सक्खर लाके छोड़ रहा था सामान। हुँ, फिर हुँ। आपको सक्खर से पिक करना पड़ता था। तो कुछ दिनों तक वो चला लेकिन वो शुरू में चला यानी आप समझिए कि वो कोई 10 दिन तक था क्योंकि वो हमें बाद में आइडिया हुआ कि वो यूएन के कोई सेक्रेटरी आने वाले थे जिनका विज़िट था और यूएन का सामान वो लोग ला रहे थे तो हमारा सामान भी वो ले आ आते। गया था। ओके, तो ओके। जब यूएन के सेक्रेटरी या जो भी थे उनकी वो विज़िट हो गया, तो उसके बाद वो चैनल भी बंद हो गया। यानी आर्मी ने वो फिर वो जो भी उनका सी-130 सामान लेके आ रहा था, वो भी बंद हो गया फिर। तो हमने कोशिश की कि सामान कुछ हम वहीं से ले लें। तो ये कि
हाँ, रास्ते बंद थे, काफ़ी सामान हमारा फँस गया जो कि देर से आया। फिर एक और मुश्किल थी जिसकी तरफ मैं चाहूँगा कि हम तवज्जो करें, और वो सबने आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि सामान जो बाय रोड आ रहा है तो लोग छीन रहे हैं या हम्म। लोग लूट रहे हैं, या कोई कुछ देना चाहता है लोगों को तो लोग सारा ही लेके चले जाते हैं, और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोज़ और वो सब सोशल मीडिया पे वायरल थी। तो वो चीज़ें भी ज़हन में थी, बट उन उन चीज़ों में ना एक एक चीज़ जो है वो बड़ी मैंने यानी मेरा एक्सपीरियंस था कि उसमें ना कुछ कसूर हमारा भी है। हम लोग जो हेल्प करना चाहते हैं ना, वो हम लोग मुझे लगता है अभी हम बहुत अ, हर चीज़ इंस्टेंट करना चाहते हैं। तो हम्म। हमें ना सवाब भी प्लानिंग नहीं है आपकी, मतलब प्लानिंग के बगैर चल पड़ते हैं। प्लानिंग के बगैर, और हम अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं हमें हम्म। हमें नेकी या सवाब जो है वो इंस्टेंट मिल जाए, जैसे इंस्टेंट कॉफी मिल जाती है हमें, उस हम्म। तरह हमें सवाब भी मिल जाए इंस्टेंट, कि हमने ये दे दिया और अपनी गाड़ी से फेंक दिया, वो अब उठा लेंगे और जो भी, अब हम हमारा काम खत्म हो गया। हम्म। तो वो बहुत मुश्किल होता है, आप अपनी गाड़ी में भर के ले गए और आप गाड़ी में बैठे बैठे ही लोगों को देना चाहते हैं, तो मुश्किल होती है। उसकी मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हम लोगों ने कोई 1 महीना वहाँ गुज़ारा, और एक सवा महीना गुज़ारने के बाद हम आ गए, और उसके थोड़े दिनों बाद में कहीं किसी फ़ास्ट फ़ूड के किसी बड़ी दुकान में गया के कुछ खाने के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि लोग, कोई लाइन में नहीं लगता। हर किसी के पास अपना, मतलब जैसे आप देखते हैं एयरपोर्ट्स पे लोग लाइन में नहीं लगते, हम्म। एटीएम मशीन के बाहर शहरों में हमारे लोग लाइन में नहीं लगते, और एक बेहंगम एक माहौल होता है जहाँ भी कहीं हमें लाइन बनानी हो तो। तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ अचानक, क्योंकि जिस तरह मैंने वहाँ लोगों को देखा, क्योंकि सब गाड़ियों में लोग आए हुए थे और काफ़ी पैसे दे के उस ख़ास जगह से खाना ले रहे थे। मैंने देखा वो भी उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं जिस तरह की वहाँ सैलाब में लोग अपना खाना लेने के लिए या इमदाद लेने के लिए जिस तरह बिहेव कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इन लोगों में और उन लोगों में, सब में कोई फ़र्क नहीं है। बस वो फ्री में ले रहे थे, ये पैसे दे के ले रहे थे, मगर पैसे दे के ले बेहंगम रहे थे, जो अंदाज है वो वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी था। तो मुझे हम्म। लगा कि हम लोग जो है ना वो अ, हमें बहैसियत कौम, हमें शायद बहैसियत कौम। बैठियत को जो है ना वो लाइन में लगना आता ही नहीं है। नहीं, मतलब हमको आई थिंक बहैसियत कौम हमारे यहाँ बद इंतजामी और एक एक जो सिविक सेंस होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि भाई लाइन में लगे या दूसरे को जगह दें, या जो भी सिविक चीजों में ड्यूटीज में आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं, हम हर चीज को अपने लिए फायदा तो ढूंढना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करना चाहते हैं, और लाइन में लगना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप लाइन में लग के, और टाइम, हर शख्स समझता है कि मैं वीआईपी हूँ और जी, मुझे पहले बस रास्ता मिल जाए। तो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि तो जहाँ पे मैं ये चीज़ें अमीर लोग कर रहे थे, वही गरीब लोग भी कर रहे थे। अरे थे, तो मैं ये सोचा था कि बहुत हम यानी ये सोशल मीडिया पे जब आ रहा था तो ये बहुत बात हो रही थी कि भाई लोग जाहिल हैं वहाँ, और वो छीनने लगते हैं, चढ़ जाते हैं। तो मैं सोचा था ये तो यानी सो कॉल्ड पढ़े लिखे भी वही कर रहे होते हैं, तो वो लोग तो आफत में हैं, उनका तो मतलब घर हम्म। भी नहीं रहा, उनके पास तो खाने को भी नहीं है। तो वो अगर कर रहा है तो हम उसको उस तरह जज कर रहे हैं, बट वही हरकत हम शहरों में खुद भी कर रहे होते हैं, मतलब। और कोई तो जज नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि हम लोगों का कहीं जो है ना वो कसूर है। तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मुझे लगता है कुछ इनबिल्ट टेक्निकल फॉल्ट है हमारे यहाँ। जी, तो उसके लिए हमने जो किया वो हमने फिर वहां से हमारी जो है वो हम्म। एक जर्नी स्टार्ट हुई कि हम क्या कर सकते हैं, कि क्योंकि मैंने और मारिया ने फैसला किया कि हम लोगों को खाना फेंक के नहीं देंगे। हम्म। मतलब हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम किसी को खाना गाड़ी से फेंक के दें। हम भी चाहते तो हम ऐसे कर सकते थे, मगर हमने सोचा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम्म। तो फिर मैंने ये सोचा कि देखें यानी जहाँ हम जा रहे थे सिंध में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में, हमारे यहाँ एक एक कल्चर मौजूद है पुराना, जो जो जैसे लंगर का होता है, जैसे लोग लंगर खाते हैं सब जगह, और कोई छीना चपटी नहीं होती, बैठ के लंगर खाते हैं। हम्म। लोग मंदिरों में, आश्रमों में प्रसाद बैठ के साथ खाते हैं, कोई छीना चपटी नहीं होती। लोग मुहर्रम में न्याज खाते हैं, आराम से बैठ के सब न्याज खा रहे होते हैं।
ये जो सारे पुराना कल्चर एग्जिस्ट करता था हमारे यहाँ, हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं जब ऐसी सूरत-हाल होती है? सही। हम हम एक एक बहुत ही उस तरह का, यानी ये जो क्यू में लगना और क्यू बनाना और अपनी चीज़ लेना ना, मुझे लगता है ये काफ़ी मॉडर्न और एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को उसकी आदत नहीं है, और अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल देहात में रहते हैं, जिनका एक्सपोज़र ही नहीं है। मगर हुँ, वो उसके बरक्स एक और चीज़ के आदी हैं, जो हमारा लंगर बैठ के खाने वाला और जो नियाज़ बैठ के खाने वाला, या जो भी हमारी इस तरह की तकरीबात होती हैं, उसमें बैठ के खाने वाला एक सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है। मगर जब इस तरह की सैलाब और ज़लज़ले वाली वो सूरत-हाल आती है, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तरीके को, हम दूसरे तरीके को इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़ेल होता है हर दफ़ा। हुँ, हुँ। तो तो हमने आपने ये ये किया। किया। हुँ, जी, तो हमने ये किया कि हम एक तो हमें एक तो खाना पका के खिलाएँगे और हम बिठा के खिलाएँगे लोगों को। मतलब हम लंगर जैसे चलता है वैसे होगा, और उसमें दूसरी एक चीज़ हमने ऐड की कि हम पहली शिफ्ट में सिर्फ़ औरतों और बच्चों को खाना खिलाएँगे। सही। क्योंकि औरतें और बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं मिल पाता। तो सही। हमने ये किया कि जहाँ भी हमने किया, हम खैरपुर मीर्स में थे 15-16 दिन, उसके बाद फिर हम 15 दिन दादू की एक छोटा-सा गाँव है जोही, वहाँ पर थे। तो दोनों जगह पे जहाँ-जहाँ हम करते थे, वहाँ हम कोशिश करते थे कहीं शामियाने लगवा दिए, और फिर एक टाइम हुआ, उस टाइम पे रोज़ाना वहाँ पहले औरतें और बच्चे खाना खाएँ, उसके बाद फिर मर्द आके खाना खाएँ। ठीक। तो ये आपको तजुर्बा कामयाब रहा? लोग इत्मीनान से खा के फिर चले जाते थे? जी, ये बहुत कामयाब रहा, बल्कि उसके बाद भी हमने जब फ़ॉलो-अप किया तो लोग कहते थे वो बहुत अच्छा था, और ख़ास तौर पे मुझे लगता है वो औरतों और बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश होते थे। क्योंकि औरतों और बच्चों को कोई ये नहीं कहता, यानी हमारा ये था कि आपको जितना खाना है खाएँ, आप ले जा नहीं सकते यहाँ से खाना। हुँ, हुँ। तो शुरू में तो ख़वातीन को भी समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है कि हम जितना चाहें खा लें। क्योंकि उनको तो आदत होती है ना कि भाई जब बचेगा आखिर में आपको मिलेगा, या हुँ, जो आपको पता है सारे हमारे यहाँ हुँ, सिस्टम होता है। तो हुँ। वो बहुत कामयाब रहा, शुरू में मुश्किल होती थी, और वो मुश्किल भी हमें वो मर्दों की तरफ से होती थी, वो कहते थे हम अपनी औरतों को बाहर नहीं भेजेंगे। हालाँकि हुँ, बहुत सारे लोग सिर्फ़ टेंट में रह रहे होते थे वहाँ, में उसके बावजूद वो होता था। बट वो 1-2 दिन का होता था, और 1-2 दिन बाद वो उनको समझ आ जाता था कि भाई ठीक है, ये तो खाली औरतें ही जाती हैं, खाती हैं, उसके बाद फिर हमारी में भी खाना मिल ही जाता है। तो वो 1-2 दिन के बाद वो फिर सही हो जाता था, और वो बहुत कामयाब रहा, उससे खाना ज़ाया नहीं हुआ, हुँ। और लोगों के पेट में जाता था खाना, और वो कोई चीना-चपटी नहीं होती थी, और हमें वहाँ पे लोग वॉलंटियर मिल जाते थे। जैसे आप देखें, लंगर खिलाने के लिए कोई लोग हायर नहीं किए जाते हैं वहाँ पे, कि आप हुँ, पैसे तो वो एक कम्युनिटी को एक एहसास हो जाता है कि हम मिलके ही काम कर रहे हैं। तो वो सही। उसी तरह का बन गया कि वो लंगर की तरह से सब वहाँ पे लोग हमारी मदद भी करते थे, और हम उधर करते थे। सही, सही। अच्छा, वहीं आप काफ़ी सारे इलाकों में गए सैलाब के दौरान। आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा मुसीबत ज़दा आफ़तज़दा इलाके कौन-से आप करार देंगे? कहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किलात नज़र आई हुँ। आपको? देखें, मुझे लगता है खैरपुर के कुछ ताल्लुकात थे, जैसे कोटडीजी वगैरह, जहाँ पे बहुत मसला था। हुँ, बहुत पानी था। मगर मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा जब हम जोही गए, क्योंकि जोही का तो ज़मीन से रास्ता ही बंद था। हुँ, आप हुँ। सिर्फ़ कश्ती पे जा सकते थे, ओके। और वहाँ लोग जो हैं वो अच्छा, वहाँ के लिए फिर चप्पू की ज़रूरत पड़ी थी जो हमने ग्रुप पे देखा था कि चप्पूओं की जी, ज़रूरत जी, पड़ रही है और जी। किश्तियाँ हैं वहाँ मगर पर चप्पू नहीं है। हाँ, मगर चप्पू थे तो वो कुछ होता था, गुम हो जाते थे, गिर गए पानी में, नहीं मिल रहे, तो वो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। और वहाँ पे ये वहाँ पर मुझे लगता है बहुत मसला था वहाँ, क्योंकि खैरपुर वगैरह में जब थे हम, तो वहाँ जैसे पानी का मसला मुझे नहीं लगा, कि पीने का पानी फिर भी लोगों के पास था, हुँ, हुँ। और वो साफ पानी था, और वो था मौजूद, कुछ कम था, ज़्यादा था, बट पानी का मसला नहीं था। लेकिन जोही में तो ये था कि वहाँ जो था पीने का पानी भी मुश्किल था वहाँ ना, क्योंकि चारों तरफ पानी था, और जो नलकों में पानी आ भी रहा था ज़मीन का, वो भी किसी तरह
सबमर्ज्ड हो गया था उन रेन वाटर के साथ। और वहाँ पे पानी इतना ख़राब था कि यानी हम भी वहाँ नहा रहे थे तो वो हमें उससे स्किन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी। हम्म। तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि जो जहाँ-जहाँ हमने काम किया उनमें ज़्यादा मसला जोही और दादू और इस तरफ था, यानी दरिया सिंध के जो इस तरफ इलाके थे। बट अच्छा। बट ये मसला इस तरह था कि जब बारिश हुई है ना, तो शुरू में वहाँ ऊपर था, मगर वहाँ से पानी जब निकाला है तो वो आखिर में आके इधर ही मुझे लगता है कि रुका है, क्योंकि यहाँ मंचर लेक है और ये सारा पानी उधर से इधर आता है, तो फिर यहाँ आके मसला हुआ। वो आपको ज़्यादा गवर्नमेंट के लोग बता सकते हैं कि उन्होंने पानी को किधर निकाला, क्यों निकाला, एक जगह का पानी दूसरी जगह कैसे गया, वो पूरा सिस्टम उनका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ बता नहीं सकता। सही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इतना बड़ा एक आपने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सर पे ली। लोग मदद भी कर रहे थे मगर आपका क्या ख़्याल है कि वसाइल इतने थे कि आप लोगों को इतने दिनों तक लंगर खिलवा सकें, लोगों को बाकी इमदाद पहुँचा सकें क्योंकि रहने के लिए जगहें, चारपाइयाँ, बिस्तरे ये सारा कुछ कैसे मैनेज हो रहा था? अच्छा, मैं पहले तो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ कर दूँ कि इसमें ना हमारे साथ काफ़ी लोग मदद कर रहे थे। हुँ, हुँ। जिनमें मैं एक नाम लूँगा, खैरपुर में हमारी जिन्होंने बहुत मदद की, वो सादका सलाउद्दीन साहिबा हैं, हुँ, जिनकी एक ऑर्गनाइज़ेशन है बिल्कुल। इंडस रिसोर्स सेंटर। जी, जी। और उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने हमें जगह दी खैरपुर में जहाँ हम खाना पका सकते थे। और फिर उनकी जो स्टाफ था, उन्होंने वो स्टाफ जो है वो हमारे साथ काम करता था विदाउट एनी चार्जेस एंड नथिंग, वॉलंटियरली वो हमारे साथ काम किया उन्होंने। तो उन्होंने वहाँ ग्राउंड्स पे हमारी बहुत मदद की। बहुत उनकी वजह से चीज़ें आसान हुई हमारे लिए। और दूसरा जो पीछे हमारे थे वो काफ़ी और सारे दोस्त थे जो कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, और जैसे आप जानती हैं गुलरेज़ भाई वग़ैरह वो आते-जाते रहे, वो इस्लामाबाद से आते थे, रहते थे कुछ दिन, फिर वो जाते थे, फिर आ गए थे वो। तो इस तरह हमारे साथ ये लोग भी मौजूद थे। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ? सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया, आपने क्या पूछा था? मैंने बस यही पूछा था कि वसाइल कैसे आपने पूरे किए इन सब चीज़ों को अच्छा। देखने के लिए? इन सब चीज़ों को बखूबी इनसे निपटने के लिए या बखूबी इनका इंतज़ाम करने के लिए? अच्छा, एक तो ये सारे दोस्त थे, फिर हमने वही इंटरनेट वगैरह पे डाला था, तो हर तरफ से लोग जो हैं वो मदद करते थे। लोग कहते थे आपको क्या चाहिए? किसी दोस्त ने जो है वो ज़िम्मेदारी ले ली कि आप दाल वगैरह, चावल हम आपको पहुँचाएँगे। और कुछ हमारे दोस्त हैं जो रेस्टोरेंट बिज़नेस में हैं, तो उन्होंने कुछ सामान तंदूर-वंदूर साथ हमारे कर दिए थे जाते वक़्त। मगर मैं आपको बात बताऊँ कि वसाइल इन टर्म्स ऑफ मनी जो है ना, वो मुश्किल नहीं थे हमारे लिए, मुझे लगता है। क्यों? अभी भी मुझे ये लगता है कि वही लोग बहुत इमदाद देना चाहते हैं, मगर जो नहीं देना चाहते ना, और जो लोगों को देने की ज़रूरत है, वो है लोगों का टाइम। हुँ, क्योंकि देखिए ये तो आसान है, आप पैसे दे दें, आपने राशन के बोरे बनवाए और आपने अपनी गाड़ी से फेंक दिए। हुँ, वो वो बात कहीं नहीं जाएगी, हो सकता है एक ही आदमी को 4 मिल जाएँ, कुछ हो जाए। मगर मुझे जो जो वसाइल कम थे ना, जिनकी मुश्किल थी, वो था लोग। हमें लोगों का टाइम चाहिए था। हुँ, हमें लोग चाहिए थे, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते थे, बट टू बी ऑनेस्ट हम 1 डेढ़ महीने के बाद हम थक गए थे। बिकॉज़ हुँ, वो आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, नॉट ओनली फिज़िकली बट इमोशनली और मेंटली भी। बिकॉज़ हुँ, इमोशनली तो आप हर मिनट पे इतनी मुश्किल सूरत-हाल से गुज़रते हैं, जब आप बच्चों को देखते हैं, औरतों को, कि आप बहुत जल्दी इमोशनली थक जाते हैं। तो हुँ, हमें जो लगा कि वसाइल कम हैं और जो हमें लगता है इन चीज़ों में, वो है लोगों का टाइम। हुँ, लोग अपना अगर थोड़ा-थोड़ा टाइम देना और उन चीज़ों को उसी तरह से करें जिस तरह से अच्छे से की जा सकती हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा से भी हम कर सकते थे और ज़्यादा भी बड़े पैमाने पे कर सकते थे। और जैसे अगर हमारे पास और लोग होते तो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी यही चीज़ कर रहे होते, तो मुझे लगता है कि वो सप्लाई जो थी, वो राशन जो था, वो हमारा कम नहीं पड़ना था। हमें बाद में लोगों को बोलना पड़ा कि भाई हम अभी
नहीं कर रहे हैं, हम वापस आ गए हैं, वरना लोग जो है वो और मदद करना चाह रहे थे। तो मुझे ये लगता है लोग बहुत मदद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो कहते थे आपको क्या चाहिए, जैसे हम वहाँ थे तो मैंने कहा कि भाई यहाँ मच्छरों का बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें पास वो एक फोगर एक मशीन होती है मच्छरों की, वो हमें चाहिए। तो दोस्तों ने कहा ठीक है हम भिजवाते हैं, किसी ने एक भिजवाई, फिर किसी एक ने एक और भिजवाई। तो हमने कहा भाई मच्छरों के लिए जालियां चाहिए, तो बहुत लोगों ने जो है मच्छरों की जालियां हर तरफ से भिजवाना शुरू कर दी। हम्म। तो सामान तो लोग बहुत भिजवाते थे, मगर जो मसला होता था वो यही होता था कि लोगों को खुद अपना थोड़ा टाइम देना चाहिए इस चीज के लिए। यहाँ पे जो आपने एक बहुत ज़रूरी बात की, बहुत अहम बात बल्कि, जो इमोशनली और मेंटल जो स्ट्रेस और ट्रॉमा जिससे जो रिलीफ जो दे रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है जो जो जिनके पर गुजरी है वो तो गुजर ही रहे हैं उस ट्रॉमा से, मगर जो रिलीफ का काम कर रहे हैं उन पे भी वो ट्रॉमा का असर होता है। तो आपका क्या ख्याल है, हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह है जहाँ से कम से कम कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई एक्सपर्ट थेरेपी के लिए आ सके, काउंसलिंग के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है किसी भी जी डिज़ास्टर सिचुएशन में। बिल्कुल जी, ये तो बहुत जरूरी है। अगर वो यानी वो कम है और वो उन लोगों तक नहीं जा सकते हैं इंडिविजुअली, तो कम से कम जो लोग रिलीफ का काम कर रहे हैं, अगर उस दौरान रोजाना की बुनियाद पे या एक दिन छोड़ के उनकी भी थेरेपी वहां करते रहे, उनसे बात करते रहे ना, तो बहुत उससे फायदा होता है। मतलब होगा मुझे लगता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जिसपे किसी, क्योंकि देखें हर कोई सिर्फ इस पे ध्यान होता है कि आप पैसे भेज दें, राशन भेज दें, सब ठीक हो जाएगा। हुँ, नहीं होगा ठीक। जब तक आप अपना टाइम नहीं देंगे, आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी, तो वो जो आप राशन भेज रहे हैं ना, वो राशन एक और डिजास्टर पैदा कर रहा है वहाँ। वो एक ऐसा डिजास्टर है जिससे लगता है आपको कि जिनकी हम मदद करने जा रहे हैं, जिनकी हम मदद कर रहे हैं, ये तो मदद के लायक ही नहीं है। ये तो हुँ, हमारा ही सामान लूट रहे हैं और हमें ही लूट रहे हैं, हम तो इनकी मदद ही नहीं करनी चाहिए। हुँ, तो हुँ, वो एक और डिजास्टर पैदा हो जाता है अगर आप सिर्फ सामान भेजते रहेंगे और आपकी कोई प्लानिंग नहीं, आप कोई टाइम नहीं देना चाहते। और गवर्नमेंट के पास तो कोई मशीनरी है नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे अभी हम। तो हुँ। बात करेंगे तो जो आम आदमी भी है जो मदद करना चाहता है, वो सिर्फ पैसे दे के मदद करना चाहता है, अपना जो कि अपना जरूरी वक़्त है। वक़्त कोई नहीं देना चाहता। आप ये वक्त कोई नहीं देना चाहता, तो पैसे जरूरी हैं, वो उनके बगैर मदद नहीं हो सकती थी यकीनन। मगर टाइम जो है ना वो देना बहुत जरूरी है। हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा भी टाइम दे देना, कि कोई 5-5 दिन भी टाइम अगर आप दे दें, 4 दिन भी दे दें अपनी जिंदगी के उस दौरान, अगर कोई आके हुँ, देता, तो मतलब हमें बहुत जैसे अभी गुलरेज भाई थे इस्लामाबाद से आ जाते थे कुछ दिनों के लिए, तो हमें कुछ दिनों के लिए हमें लगता था कि थोड़ा हमारा स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाता था, हुँ, बिकॉज हुँ। वो भी होते थे वो। तो इस तरह से मैंने जो मिस किया, जो मुझे लगता है वसाइल नहीं थे जो हमारे पास होने चाहिए थे, वो थी मेन पावर जो है ना वो होनी चाहिए हमारे पास इस तरह की, वरना तो। ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था जिसमें थेरेपिस्ट होते, जिसमें काउंसलिंग होती, जिसमें एक्सपर्ट्स होते, वो सब कुछ। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये पॉडकास्ट जब नशर होगा तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ भी जाएगा वहां तक कम से कम, क्योंकि आफत और जलजले और सैलाब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही है। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भी छोटा मोटा एक जलजला आया, जो छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा था, और बहुत बड़े एरिया को कवर किया पाकिस्तान के। तो ये चीजें तो होती रहती हैं, तो इसके साथ साथ इनको निमटने के भी हमें तरीका आना चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल ये था वहीद, क्योंकि आपने बात की कि औरतों और बच्चों को आपने पहले खाना खिलवाना शुरू किया। आफत और मुसीबत में आपका क्या ख्याल है कि औरतों और मर्दों की तकालीफ और मुश्किलात एक जैसी होती हैं या मुख्तलिफ होती हैं, और अगर मुख्तलिफ होती हैं तो कैसे मुख्तलिफ होती हैं? अच्छा, औरत और मर्दों की जो मुश्किलात होती हैं वो शायद कमोपेश एक जैसी होती हैं, मगर उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है मुझे लगता है, क्योंकि हमारे खासतौर पे रूरल एरियाज में खवातीन उमूमी तौर पे मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो जब आफ़त आती है तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मज़ीद बढ़ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ की ना बहुत ये मैं उन जो हमारे यहाँ इदारे हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो काम कर रहे हैं,
वो बहुत काम कर रहे थे वहां, मैंने देखा। तो यहाँ एक चीज मैं आपके सवाल के जवाब पे वापस आऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ पहले वो मैं हाईलाइट कर दूं कि वो जैसे देखें कहीं सैलाब आया हुआ है, मुझे लगता था कि इस वक्त इनकी जो जरूरी चीज है, जो जो रिलीफ वर्क है वो किया जाए, बजाय इसके कि आप किसी और काम पे लग जाएं। अब औरतों की मुश्किलें बहुत मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जैसे एक एनजीओ थी, वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको का हम बिल्कुल ऐसे देहात में थे जहाँ औरतें या मर्दों ने भी कभी सैनिटरी पैड का नाम नहीं सुना होगा। हम्म, और आपको अंदाजा होगा कि उन जगहों पे ये अगर बात आप उस वक्त करेंगे तो ये एक टैबू है उनके लिए। और वो जाहिर है आपको औरतें और वर्कर भी चाहिए उस वक्त वहां पे जो घरों में जाएं। और हम्म, वहां पे इतना उस तरह की खवातीन हमें लोकली नहीं मिल रही थी जाके औरतों से बात करें या उनको कहें कि ये सैनिटरी पैड है। अच्छा, उन औरतों को पता ही नहीं ये क्या चीज है। इसका मतलब है आप एक और काम करने लग गए हैं, पहले उनको समझाने कि ये आप ये चीज है, ये आपको इस्तेमाल करें या जो भी है उसके वो है। मगर ये ऐसा काम है जो नॉर्मली वैसे होना चाहिए, सब औरतों को उसकी एक्सेस होनी चाहिए, सब है। मगर मैं उनसे ये कहता था कि आप इतने महंगे जो ये सैनिटरी पैड यहाँ ले आए, अगर फर्ज करें आपने दे दिया, आपने उनको बता भी दिया कि ये क्या चीज है, लेकिन सैलाब के बाद वो ये कहाँ से खरीदेंगे, यहाँ कहीं मिलता ही नहीं है। और उन हम्म, लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। हम्म, तो तो आप मतलब मुझे वो ऐसा लग रहा था उस वक्त वहां पे कि मतलब ये मुझे लग रहा था कि आप हमारे काम को भी मुश्किल बना रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई औरत कोई बच्चा इस वक्त जो है ना वो भूखा नहीं मरना चाहिए, कम से कम उसको खाना मिलना चाहिए, भूख से उसकी मौत नहीं होनी चाहिए उसको। मगर वो हमें कहते थे कि नहीं, आप जब जा रहे हैं जहाँ आप खिलाते हैं, वहां आप जब औरतें आती हैं तो आप ये भी उनसे बात करें और दें। तो मैं कहता था अगर हमने ये किया, हो सकता है उनके मर्दों को पता लगे, वो इनको खाना खाने के लिए भेजे ही नहीं। हम्म। मगर तो वही आपकी बात से थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगी, क्योंकि इसी पे हमने बहुत ज्यादा काम किया है, मेंस्ट्रुएशन पे और पीरियड्स के ऊपर और खवातीन की जो एक्सेस है। क्योंकि जलजिला जब आया था 2005 का, तब हमने ये सवाल उठाया था कि रिलीफ पैकेट्स में सैनिटरी नैपकिन्स क्यों नहीं रखे गए थे, क्योंकि खवातीन को उसकी जरूरत होती है वो। और जाहिर है कि उन वो इलाके भी कोई बहुत ज्यादा शहरी इलाके नहीं थे, बालाकोट और ये मानसेरा और ये सारे इलाके तकरीबन उसी तरह के थे जैसे जिस तरह के आप इलाकों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मगर खवातीन को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन्हें बताना पड़ता है। आपकी भी बात सही है कि एक टैबू है बिल्कुल, मगर उस टैबू को तोड़ना भी हमारा ही काम है। कोई भी अगर ये काम कर रहा है तो जाहिर है कि उसके पीछे खवातीन, बिकॉज खवातीन उन दिनों में, और ये चीज़ वो है जो महीने के हर हर महीने होती है खवातीन के साथ, 9 साल की उम्र से लेकर 50-52 साल की उम्र तक। तो बजाय इसके कि खवातीन पत्ते और गंदे कपड़े और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें, उनको कम से कम आप, मैं ये नहीं कहती कि महंगे पैड्स दें, आप उनको साफ तरीके से, हाइजीनिक तरीके से उन 5 दिनों में अपनी हिफाजत करना सिखा सकते हैं। सैलाब के दिनों में भी, जलजले, क्योंकि ये अगर हम सोच लें कि चले भूखा ना मरे इंसान, मगर फिर वो अंदरूनी बीमारियों से मरेंगी खवातीन, क्योंकि जी उसका आपको अंदाजा ही नहीं होगा। जी, मगर देखें अभी, अब मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मगर इसमें आपको एक चीज आप अंदाजा लगाएं। ये बात चूंकि हुई थी जोई में, और फिर वहां पे कुछ दिनों के लिए मारिया भी नहीं थी, मैं था। मगर आप ये सोचें कि ये जो बात है ये औरतों से, और ये हम उस जगह पे हैं जहाँ पर खवातीन से कोई मर्द नॉर्मली भी बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मसला होता है। मतलब आप तो ये वाली बात तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कहेंगे कि जो रिलीफ काम कर रहे हैं मर्द, वो औरतों से ये बात करें और उनको कहें, तो वो एक बहुत बड़ा मसला, दूसरा एक कल्चरल एक जो है ना वो मसला पैदा हो सकता है वहां पे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको उस पे काम करना है तो फिर उसके जो वो चीजें हैं ना, उसके लवाजमात वो भी आप पूरे करें। फिर आपके पास ट्रेंड खवातीन भी आपके खवातीन साथ होनी चाहिए, जो उन औरतों एलएचबीज हो से या जाके कोई, बात हाँ। करें। हम्म, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड से कि भाई ये ले आप जाके, मतलब मैं नहीं कर सकता था उधर, बिकॉज आई फेल्ट कि ये मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। बिकॉज वहां जो लोग थे, मर्द थे, वो तो अगले दिन मुझे मार मार देंगे ना।
जी, मैं कहूँगा कि मेरे साथ ज़ुल्म हो गया। तो मेरा ये था कि सिर्फ़ आप डब्बों में देखें, बात ये है कि सिर्फ़ आप डब्बों में डाल के सैनिटरी पैड्स भेज देंगे औरतों के लिए, तो वही वाली बात है, और अपना टाइम नहीं देंगे कि उनको जाके बताएँ। हुँ, 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 और आप सोचेंगे कि ये मैंने पैड्स डब्बों में डाल के भेज दिया और मैंने अपना काम कर दिया, और ये अब मुझे इंस्टेंट जो है वो नेकी या सवाब मिल जाएगा। तो वो तो वहाँ जाके मुश्किल बन जाती है, और मैं आपको तस्वीरें भेज सकता हूँ कि वो जब उनको कोई बताने वाला नहीं है औरतों को ये क्या चीज़ है, और वो पैकेट्स जो हैं वो डब्बों में से निकल रहे हैं और वो वहाँ कचरे में पड़े होते थे, बिकॉज़ हुँ। उनको मालूम ही नहीं कि इसका क्या करना है। हाँ, ये तो बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है वहीद के एक जगह एक तरफ क्योंकि हम शहरों में बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि ख़वातीन तक ये सहूलियात पहुँचनी चाहिए। आप ऑन ग्राउंड हैं, आप हमें ये बता रहे हैं कि सहूलियात पहुँची हैं, मगर उन ख़वातीन को बताने वाला कोई नहीं है, ख़वातीन नहीं है बताने वाली जो उनको एक्सप्लेन कर सकें, उनके साथ बैठ सकें, वक़्त गुज़ार सकें और फिर उनको सहूलत से समझा सकें कि इनका करना क्या है। तो ये मेरा ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिलीफ़ का काम कर रहे हैं वो भी ये बात समझें और समझें। एनडीएमए है, पीडीएम है क्योंकि हर शख्स यूनिफ़ेम है, यूनेस्को है, यूएनएफपी है, सब इसी के पीछे थे कि ख़वातीन की जो मेंस्ट्रुएशन की है और प्रेगनेंसी दोनों चीज़ें दो क्योंकि ये वो चीज़ें जो आफ़त और ज़लज़ले में टलती है और ख़त्म नहीं होती हैं। मगर उनको एड्रेस करना, उनको सही रिलीफ पहुँचाना, फिर वो ख़वातीन भी हमें हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि आगे वो बात पहुँचा सकें। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है एंड आई होप कि जो लोग सुने इसको वो इसको समझने की कोशिश करें कि सिर्फ़ सैनिटरी नैपकिन्स भेजना जो है वो काफ़ी नहीं है। उसके साथ उनको समझाना और उसके लिए फिर ख़वातीन का होना, ट्रेन्ड ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी एक्सेस हो। तो ये हमारी पीछे वाली बात से ही कनेक्ट करता है अगेन कि हुँ, वो चीज़ें किसी न किसी तरह देखें, बहुत लोग हैं जो कर देते हैं और हमें मुहैया हो जाती हैं। अगेन उसके लिए हम टाइम कितना दे रहे हैं? हुँ, हम अगेन वो अगर आप टाइम देने के लिए वहाँ गए नहीं और आपने भेज दिया, तो वो आपके पैसे भी ज़ाया हुए और वो आप किसी के काम भी नहीं आया। काम भी नहीं आया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा क्योंकि अ, जी। मुझे ये भी पता चला था कि आपने ख़वातीन की एक और जो बहुत बड़ी ज़रूरत होती है हाइजीन के हिसाब से भी, रोज़मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से भी टॉयलेट्स की दस्तयाबी। हाँ अ, जी। जी, जी। उसमें हैरेसमेंट भी है, उसमें हर तरह की चीज़ें उसका भी आपने इंतज़ाम किया, थोड़ा-सा उसके बारे में कुछ बताएँगे? अच्छा, पहले तो देखें जब हम गए थे वहाँ पे इन जगहों पे, तो हमने एक सोच के गए थे कि देखिए हम खाना पका के लोगों को खिला सकते हैं, तो हम फ़ोकस करेंगे सिर्फ़ खाने पे ही। मतलब और लोग और बहुत सारे काम कर रहे हैं और सब काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हुँ, हम अपना खाना लोगों को खिलाने वाले पे फ़ोकस रखेंगे और हम वही काम करेंगे। हुँ, तो ये हमारा एक ज़हन में हमारे था और हम वहाँ गए। तो जब वहाँ कोई 8-10 दिन हमने गुज़ारे, तो मेरा इत्तेफ़ाक हुआ कहीं जाने, किसी ने कहा कि भई फलाँ जगह एक एक कोडीजी में एक छोटा-सा एक कोई पहाड़ी है जिस पे लोग फँसे हुए हैं, उनके चारों तरफ पानी है और उन तक कोई खाना, कोई राशन कुछ नहीं पहुँच रहा। तो मैंने कहा यार चलते हैं वहाँ देखते हैं और उसकी कोई सूरत-ए-हाल बनाते हैं कि रोज़ वहाँ पे खाना पहुँचाया जाए। ख़ैर, तो हम रास्ते में फिर जो हमें साहब कहीं ले जा रहे थे, उनके पास सुबह सवेरे जाना था, हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहाड़ी पे तो नहीं, लेकिन कोडीजी में शहर में ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जो टेंट लगे हुए थे, जहाँ पे लोग टेंट्स में रह रहे थे। तो वो जो साहब थे जो जिनके पास हम गए, उनके पास में ही एक कोई लाइन में जो है वो 8-10 टॉयलेट्स बने हुए थे, जो कि किसी मस्जिद के बाहर थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये टॉयलेट्स पे ताला क्यों लगे हुए हैं? मतलब ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग आते हैं और ये टॉयलेट्स गंदे करके चले जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको ताले लगा दिए। मैंने कहा तो आप कोई आदमी रख लें, मतलब उसके लिए सफाई के लिए 2 आदमी रख लें। अगर कोई मसला है पैसों का तो कोई फंड्स का हम अरेंजमेंट कर देते हैं कि लोग उसको साफ करते रहें इस्तेमाल। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हम इनको इस्तेमाल नहीं करने देते। तो मेरा ध्यान फिर उस तरफ गया। फिर मैंने वहाँ मालूम किया और कुछ लोगों से बात की, भई कि औरतों से बात की कि आप लोग वॉशरूम के लिए क्या करते हैं यहाँ पे? तो आपको यकीन नहीं आएगा कि औरतों ने बताया कि हम इंतज़ार करती हैं
कि रात हो यानी अंधेरा हो, क्योंकि रोशनी में तो आप खुले में नहीं जा सकते, जंगल में भी नहीं जा सकते ना, हर तरफ लोग होंगे कहीं न कहीं। तो हम पूरा दिन इंतज़ार करती हैं कि शाम हो जाए ताकि हम जो है वो अ, अपना वॉशरूम या जो भी है हमें पेशाब करना है उसके लिए हम कहीं अंधेरे में जा सकें। तो आई वाज़ शॉक्ड कि मतलब औरतें पूरा दिन जो है वो इट्स नॉट हेल्दी कि आप पूरा दिन अपना पेशाब रोक के रखें और वो इंतज़ार करती हैं कि रात को अंधेरा हो तो हम जाएँ। तो फिर मेरा ध्यान उस तरफ गया कि यार ये भी ज़रूरी है, इसके लिए भी चलें कुछ करते हैं। तो फिर हमने वो जो है वो वॉशरूम बनाने के लिए हमने जहाँ-जहाँ कैंप्स थे और जहाँ पे वो वॉशरूम्स नहीं थे, तो वहाँ पे फिर हमने लोकल मटेरियल से ही जो है वो वॉशरूम्स बनाना शुरू किए और फिर हमने उन जगहों पे औरतों के लिए मतलब हमने वहाँ का इसलिए क्योंकि मर्दों का मुझे नहीं पता, मतलब फिर भी एक होता है कि वो चले जाते हैं दिन में भी कहीं, मगर औरतें तो कहीं नहीं जा सकती ना इस तरह के माहौल में। और ख़ास तौर पे ये वो औरतें हैं जो शायद ज़िंदगी में कभी घरों से निकली नहीं है। हुँ, यानी इस तरह टेंट में रहना और बाहर मतलब नहीं ना, ये तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको घरों से निकलने की कभी इजाज़त नहीं मिलती थी ज़िंदगी में। तो वो औरतें सारा दिन क्या करती होंगी? तो ये बड़ा एक अजीब-ओ-गरीब सूरत-ए-हाल थी। तो हमने कोशिश की कि जहाँ-जहाँ हमने कोई वॉशरूम्स बनाए, ज़्यादा तो हम नहीं कर सके क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस खाने वाली उस पे ही था। मगर फिर भी हमने कोई 30-35 वॉशरूम्स जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाए। और फिर उनकी सफाई वगैरह का इंतज़ाम आपने कैसे रखा? जी, उनका ये होता था कि हम जो जो वहाँ पे लोग होते थे लोकली, उनको एक तो ख़ैर हमने उसका डिज़ाइन ऐसा बनाया था कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े उसकी पानी की या इस तरह की चीज़ों की, उसका डिज़ाइन ऐसा बनाया हुआ, लोगों से बात की। बट वो चैलेंजिंग था उसको साफ़ रखना, मतलब हमने कुछ लोगों को काम पे लगाते थे वहाँ, तो सफाई का हर एक का अपना-अपना मयार होता है। शायद जो चीज़ आपके लिए साफ़ हो, वो मेरे लिए साफ़ बिल्कुल ना हो। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है ये भी एक इस तरह का है जैसे कराची एयरपोर्ट का वॉशरूम आपको भी मुझे भी साफ़ नहीं लगता होगा, बट वो वहाँ लोग सफाई भी करते हैं रोज़ाना और जिसकी तनख्वाह भी लेते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट को साफ़ रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। वो मतलब हम मुझे लगता है अभी तो हम इसको मुश्किल है, हमें बहुत अरसा लगेगा जब हम पब्लिक टॉयलेट को साफ़ रख पाएँगे इस मुल्क में। बहुत बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे अरसे में सैलाब का जो ये अरसा दौरानिया था और इसमें आपकी अपनी लर्निंग आपने अपना बहुत कुछ सीखा है वहीद आपकी जो बातें हैं उससे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का शायद आपको पहले भी अंदाज़ा नहीं था, आपको इदराक नहीं था कि ये चीज़ें भी ज़िंदगी में होती हैं। और इस सैलाब के बाद आपको ये एहसास हुआ कि हाँ, पब्लिक टॉयलेट को साफ रखना भी एक मसला है। लोगों के पास टाइम नहीं है, वो पैसे तो दे देते हैं इंस्टेंट नेकी सवाब कमाने के लिए। ख़वातीन की जो ज़रूरियात हैं उनको उनकी चीज़ें तो पहुँच जाती हैं, मगर उन तक वो आगाही कैसे पहुँचाई जाए? तो आपको क्या लगता है कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा आपके लिए पूरा? ये इतनी बड़ी आफ़त लोगों के लिए तो आफ़त भी थी, आपके अपने आई थिंक उसके लिए एक बहुत बड़ा एक चेंज आपके अंदर मेरे ख़्याल से इससे आया होगा। जी, जी, ये हमारे लिए बहुत लर्निंग थी और काफ़ी दिन आने के बाद हम इस पे सोचते रहे कि ये क्या चीज़ है, मतलब इसको कैसे कर सकते हैं और क्यों है? तो बहुत सारी और चीज़ों के बाद हमने जो है ना वो हम थोड़ा-सा इस नतीजे पे पहुँचे कि एक तो तालीम बहुत ज़रूरी है। हमें लगा कि अगर आप कुछ और नहीं पहुँचा सकते, यानी हम इंतज़ार क्यों करते हैं कि आफ़त आएगी, सैलाब आएगा, ज़लज़ला आएगा और हम जाएँगे और उनकी मदद करेंगे। वो भी ज़रूरी है, करना चाहिए उस वक़्त। बट अगर हम चाहते हैं कि जब आफ़त या सैलाब, ये ज़लज़ला जो भी आफ़त आए और वो अपनी मदद आप कर सकें, अगर हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ हमें तालीम को आम करना पड़ेगा। सो तो आगे क्या अगर आप समझें कि आगे क्या सोच रहे हैं आप और आगे क्या हो सकता है, बेहतरी कैसे आ सकती है? तो 2-3 चीज़ें आप क्या बताएँगे हमें कि हम इस पूरे जो सैलाबी कैफ़ियत हो या जो भी आफ़त की सिचुएशन हो और उससे पहले प्रिवेंशन पे हम कैसा क्योर तो हम कर रहे हैं, हम बचाव पे कैसे आ सकते हैं कि हम उसको
को कैसे आगे लेके आएँ, उसकी तालीम कैसे दें लोगों को? अच्छा, देखिए यहाँ सबसे पहले ना मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए हमें अपने-अपने हिस्से का काम तो ज़रूर करना चाहिए, जो हमें लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है सोसाइटी की के लिए हमें जो भी है उसको देना चाहिए, वो हम करते हैं, जितने लोग करते हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ है। मगर मुझे लगता है जब तक यानी एक बड़ा इम्पैक्ट या इसको बहुत बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की मशीनरी काम करे। तो मुझे ये लगता है कि बजाय इसके कि हम अपना जो एनर्जी है वो सारी इस पे लगा दें कि हम लोगों की जाके मदद करके और ये सब सही कर देंगे, तो हम बहुत बहुत कम छोटे हैं इस काम के लिए बिकॉज़ हमारे पास मशीनरी नहीं है इतनी बड़ी, जितनी गवर्नमेंट के पास है। तो मुझे लगता है हमें अपनी कुछ एनर्जी गवर्नमेंट को पुश करने में लगानी चाहिए कि वो मशीनरी हरकत में आए क्योंकि वो जितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है इन चीज़ों में, उतना हम सब मिलके भी नहीं कर सकते। तो आपका जो थिएटर वाला हिस्सा था वो सारा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डिज़ास्टर सिचुएशन में लोग क्रिएटिव आर्ट की तरफ भी आते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ भी आते हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो कुछ इस तरह का वहाँ पे माहौल था कि लोगों के ज़हनों को थोड़ा-सा हटाने के लिए उनकी तकलीफ़ात से कुछ न कुछ अरेंज किया जाए, कोई अ, मौसीकी का या कोई इनफॉर्मल कोई इस तरह की चीज़ की जाए कि लोग थोड़ा-सा खुश हो जाएँ। जी, जी, उससे बहुत मदद मिलती है और मैंने वहाँ रहते हुए कोशिश की कि कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड जो मेरी जान-पहचान वाले मेरे ताल्लुक के पुराने लोग हैं, मैंने उनसे राब्ते किए। बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से लोग कोई भी नहीं आ पाया या जो भी उनकी अपनी वजूहत रही होंगी, तो हम उस तरह वो नहीं कर पाए। लेकिन मैं अपने तौर पे ये करता था कि सब लोगों के लिए तो नहीं लेकिन जो बच्चे होते थे बच्चों को हम शाम में जमा करते थे, जो भी कैंप्स में बच्चे होते थे और हम उनको मुख्तलिफ गेम्स जो कि म्यूज़िकल चेयर और इस तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं, वो उनके साथ वो 1 घंटा हम लोग वो खेलते थे, फिर उनको हम कुछ टॉफ़ीज़ वग़ैरह ले जाते थे, जो हम उनको देते थे। तो बच्चों के साथ तो हमने ये एक्टिविटी कर ली हमने, बट बाकी हम कोई चीज़ नहीं कर पाए। अगेन सोसाइटी के हर सेगमेंट से लोग अगर आएँगे और अपना-अपना इनपुट डालेंगे, तो 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 ये सारी चीज़ें वही है जैसे आप कह रही हैं कि थेरेपीज़ होनी चाहिए, तो वो वाले लोग फील्ड में ग्राउंड्स पे नज़र नहीं आते हैं। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स या इस तरह की म्यूज़िक का अ, अपनी आके टाइम दे के उनको कुछ लोगों ने किया है यकीनन मुझे पता है, लेकिन लेकिन जितना दूसरे चीज़ें करने में लोग आते हैं, ये वाली चीज़ों को लोग इतना अ, नहीं देते हैं इम्पोर्टेंस और नहीं आते। तो ये हमें वही है लोगों को कहना होगा कि आपको अपना टाइम देना चाहिए। जो भी आपको आता है, जो भी चीज़ आपकी है आप आएँ क्योंकि हम तो जो ही जहाँ दादू में थे, तो वहाँ बच्चे आपको पता है देखिए बच्चे वो 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना हो गया था। बहुत सारे तो बच्चे वहाँ पैदा हुए थे कैंप्स में। वहीं कैंप्स में हमने बहुत सारे बेबीज़ देखे जो उस वक़्त पैदा हुए थे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। तो हमने एक दिन क्या किया कि हमने वहाँ लोकली किसी जो है ना हेयर ड्रेसर से बात की कि भाई आप आ जाएँ हमारे साथ। तो हमने उसको एक कुर्सी और जो चीज़ें जो हैं वो सही वाली हों कि मसला ना हो कोई वो दी और उससे हमने कहा तुम इन बच्चों के जो है ना वो बाल बनाओ। तो हमने कोई 5-8 दिन में कोई 200-300 बच्चों के बाल बनाए। तो हुँ, मैं आपको बताऊँ उन बच्चों के लिए इतनी बड़ी खुशी होती थी जब वो अपना बाल कटवा के वो वहाँ से जाते थे और वो इतने खुश होते थे, इतने अच्छे प्यारे लग रहे होते थे, तो उनकी वो जो खुशी होती थी ना उसका कोई नेमो-बदल नहीं हो सकता। तो सही। ये छोटी चीज़ें हैं, अगर कोई उस फ़ील्ड से रिलेटेड है, वो आ जाए, वो कुछ ना करे, एक जगह एक कुर्सी लगा के वो कहे कि मैं बच्चों के बस बाल बना रहा हूँ, ताकि वो छोटी-छोटी खुशियाँ जो हम उनको दे सकते हैं और उससे उनके उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो हमको करनी चाहिए। बस हम इसी पे अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करेंगे कि छोटी-छोटी खुशियाँ बाँटना भी बहुत बड़ा काम है। थैंक यू सो मच वहीद, आपकी बातों से मैंने भी खैर बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अभी तक मुझे भी ये लगता था कि हाँ, बस आपने पैसे दे दिए, आपने चीज़ें भिजवा दी, आपका काम
पूरा हो गया। मगर ये कि वहाँ जाके और लोगों के बीच में रह के कुछ करना, वो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरा ख़्याल है कि जब ये पॉडकास्ट नश्र होगा तो बहुत सारे हमारे जो नौजवान साथी हैं, वो कम से कम ये सोचने पे शायद उनका ज़हन आए कि अभी भी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाके जो हैं वो आफ़त के उसमें ही हैं। तो अभी भी वक़्त है कि वो जाएँ, अपना टाइम जो है वहाँ पे जाके दें। सो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ वहीद, आपने अपना वक़्त हमें दिया और बहुत ज़्यादा हमें आगाही दी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी और जिस तरह से आपने काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मैं एक बात और कहना चाहता था जी, बिल्कुल। कि नौजवान जो हमारे साथी हैं ना, वो बहुत ज़रूरी हैं, मगर जो हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो उनका तजुर्बा है, जो वो जिस तरह से हमारी इन इन सूरत-हाल में मदद कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी मदद होती है। हुँ, तो हुँ। आप हमारे बुज़ुर्ग साथियों से भी कहें कि वो भी ज़रूर हमारे साथ हर वक़्त इसमें रहें। बिल्कुल। नौजवान भी, बुज़ुर्ग भी, जो भी अपना हिस्सा, अपना वक़्त हमें दे सकता है, वो हमें ज़रूर दे। तो जी, इससे हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया।